हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और फास्ट रिवीजन यहां पर करेंगे प्यारे बच्चे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, चूंकि आपको पता है कि 80 नंबर में 40% यानी 8 चौको 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। इस स्थिति में प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप क्वेश्चन आंसर पे फिर रहे हो, भाग रहे हो, घूम रहे हो, उससे अच्छा तो आप ऑब्जेक्टिव यदि क्लियर कर लो तो हो सकता है आपके अच्छे अंक आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, प्लीज शेयर कर देना और आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए हेल्प करता हूं पर बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर करो ताकि हम और भी आके आपके लिए मेहनत कर सकें। शुरू करते हैं फटाफट। यहां पर देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? मधुशाला या जनता का आदमी? तो मधुशाला, मधुबाला है ना, ये आपका हरिवंश राय बच्चन का है। बच्चन ग्रंथावली को कितने खंडों बांटा गया है? तो 10 खंडों बांटा गया है। बस आपको बस सुनना है, बस कुछ भी नहीं करना, ना लिखना है ना कुछ करना है प्यारे बच्चों, बात सुनना है बस। पेपर कल है, सुन लीजिए। बच्चन ग्रंथावली को 10 भागों में बांटा गया है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। प्यार लिए फिरता हूं, क्या? प्यार लिए फिरता हूं। आत्म परिचय बताओ से लिया गया है सुंदरबन निशा निमंत्रण गीत संग्रह से। तो निशा निमंत्रण गीत संग्रह से आत्म परिचय लिया गया है। बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में क्या भैया? मध्ययुगीन है। किसका? मध्ययुगीन। फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन पाया जाता है। तो ये आपका हो गया मध्ययुगीन, याद रखना। बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में मध्ययुगीन फारसी शब्द, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस कवि का भैया यहां पर लिखा गया है बताओ? तो आपका हो गया हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। और मधुशाला, मधुबाला याद ही होगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 27 नवंबर 1907 में। 27 नवंबर 1907 में। कब? 27 नवंबर 1907 में। बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है, बताओ आप लोग? तो ऑप्शन नंबर सी, सहजता और संवेदनशीलता। क्या? सहजता और संवेदनशीलता। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन भैया? तो हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी। चलो अगला नंबर बताओ। हेलमेट जगजीता मैकबेथ का अनुवाद है किसका है? नटवर सिंह का, सुमेरु सिंह, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन। ये चैप्टर जो पूरा हरिवंश राय बच्चन जी का है तो पूरा हरिवंश राय बच्चन से संबंधित रहेगा। इसमें आप लोग देखो, कविता एक क्या भैया? सुझाव या उड़ान है? तो उड़ान है। कविता एक उड़ान है। आकारों के आसपास काव्य संग्रह या कहानी संग्रह? तो कहानी संग्रह हो जाएगा, कहानी संग्रह है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ बच्चे लोग बताओ? 1927 में हुआ था। कब? 19 सितंबर 1927। 19 से कुंवर नारायण को है ना ज्ञानपीठ या दैनिक पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया प्यारे बच्चों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कविता एक खिलना है बहाने, बताओ बताइए क्या है भैया? फूलों या जड़ों? तो कविता एक खिलना है फूलों बहाने, फूलों बहाने। सत्य सत्य बताना है। बात बीती थी पर रचनाकार कुंवर नारायण, बिल्कुल सत्य है। चक्रव्यूह के कवि गिरजा कुमार माथुर है, गलत है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने? बिल्कुल सत्य है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, ये सही है। कुंवर नारायण की कविता, ये दोनों सत्य है। पर कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर भाषा की सहजता देखने को मिली, बिल्कुल सत्य है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खेलने की बात करने वाले कुंवर नारायण सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की, तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद फिर से आगे देखिए, अज्ञे द्वारा संपादित 1951 में क्या है? पहला तार सप्तक या दूसरा? तो दूसरा है। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक 1951 में। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ में हुआ था। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ है फिराक सराय या रघुवीर? तो रघुवीर हो जाएगा, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ है, पहलवान शक्तिमान? तो भाई शक्तिमान ही होगा। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अंधा नहीं है, अपाहिज है। क्या है? अपाहिज है। बस सुनना है, सुन करके आपको जाना है, बस पेपर में कहीं ना कहीं आपसे बन जाएगा प्यारे बच्चे, आप सुन बस लेते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, बिल्कुल कथन सत्य है। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया, बिल्कुल सत्य है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक छोटी तस्वीर, ये गलत है। तो इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए पाठ लिया गया है, बिल्कुल कथन सत्य है।
अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को उसके साहित्य के लिए सम्मानित किया गया, बताओ भैया। कबीर सम्मान से, शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किस प्रकार होती है? बिंबधर्मी कवि के रूप में होती है। किस रूप में होती है? बिंबधर्मी कवि के रूप में होती है। उषा कविता सूर्योदय के ठीक है ना कि पल पल परिवर्तित प्रकृति पर शब्द चित्र है, तो आपका हो जाएगा यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों पहले। क्या पहले? उषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय के ठीक पहले। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे, क्या होगा? खिल रही या हिल रही, तो आपका हिल रही। ठीक है, नील जल में या किसी के गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। शमशेर बहादुर हिंदी और उर्दू के कवि थे। शमशेर बहादुर कौन किसके कवि थे? हिंदी और उर्दू के कवि। चलो हिंदू शब्द आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नीला शंख में निम्न प्रकार का अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास यानी बार बार शब्द है नहीं, यमक यानी दो शब्द है नहीं, तो श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। उषा का तात्पर्य सूर्योदय से ठीक पहले समय, सूर्योदय के ठीक बाद का समय, दोपहर का समय, संध्या का समय। तो उषा का मतलब यहां पर उषा का मतलब पहले, सूर्योदय के पहले। उषा का जादू टूटना, उषा का जादू टूटता है सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय के पश्चात, रात्रि में, तो मध्य कब? मध्यरात्रि में होता है। तो उषा का जादू टूटता है कब? सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के पश्चात। झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है, झिलमिल का मचलती हुई, झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है मचलती हुई। किसी की में अलंकार है, तो इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। किसी की और की देखो तो अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ भैया? तो बांदा में हुआ था 1532 में। कब हुआ था? 1532, बांदा में, राजापुर गांव। रामचरितमानस महाकाव्य या खंड काव्य? बताओ जरा, फटाक से बताओ। महाकाव्य, रामचरितमानस महाकाव्य है। तुलसी का बचपन नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, तो इनका राम बोला नाम था, राम बोला। तुलसी का बचपन कहाँ बीता भैया? कष्ट में या मंगल में? तो कष्ट में बीतेगा। भक्ति काल की सगुण भक्ति के कवि कौन है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण राम भक्ति शाखा। तुलसीदास जी ने राम के बारे में ज्यादा विस्तृत वर्णन किया, इसलिए राम भक्ति शाखा। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि किस काल में हुए? तो भक्ति काल। किस काल में? भक्ति काल। तुलसी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में। तुलसी के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी के माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे, नरहरिदास थे। ठीक है, उहाँ राम लक्ष्मण निराही, बोले बचन मनुज अनुजा साही। भैया रामचरितमानस में तो खत्म कहानी, पूरा चौपाई ही चौपाई भरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। इसके बाद आगे देखते हैं। चलो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो रघुपति सराय है, रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या? सॉरी मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय। साधु की कुटिया रचना, साधु की कुटिया रचना उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। रुबाइया में करुण रस या वात्सल रस है, तो यहां पर वात्सल रस है। ठीक है, रस की पुतली में शायर का तात्पर्य क्या है बच्चा? नन्ही बच्ची से है, नन्ही बच्ची से। रुबाइया कविता के रचनाकार कौन है? तो यहां पर शायर फिराक गोरखमुखी है, गोरखपुरी है, गोरखपुरी। सत्य असत्य बताना है। फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर में हुआ, बिल्कुल सत्य है। चांद का टुकड़ा का शाब्दिक अर्थ बहुत प्यारा, बिल्कुल सत्य है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, बिल्कुल सही है। दिवाली को नहीं पोतेंगे तो कब पोतेंगे भैया? गुल नगमा के लिए फिराक गोरखमुखी को साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सत्य है। पाठ में फिराक की कविता में एक गजल शामिल है, तो गजल शामिल नहीं है, असत्य है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए भैया, छोटा मेरा खेत कैसा त्रिकोण है? चौकोना। तो चौकोना, चार कोण का खेत होता है, ध्यान रखिएगा। चौकोना। क्या? चौकोना। आगे देखिए, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती हो मेरी आंखें। कवि उमा शंकर जोशी की भाषा कैसी थी प्यारे बच्चों? तो सामान्य बोलचाल। कैसी थी? सामान्य बोलचाल। अच्छे का शाब्दिक अर्थ क्या है? नष्ट ना होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला। उमा शंकर जोशी 1967 में दिया गया, क्या दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उमा शंकर जोशी जी को। आगे देखो भाई साहब, सत्य असत्य बताना है। छोटा मेरा खेत में कभी अपने कृषक कहा है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, विश्व शांति गंगोत्री उमा शंकर जोशी की प्रमुख रचनाएं हैं, बिल्कुल सत्य है। उमा शंकर जी को राज्यसभा का सदस्य नामजद किया गया था, बिल्कुल सत्य है। अलौकिक का शाब्दिक अर्थ समानजन से, बिल्कुल असत्य है, यानी फाल्स हो गया, गलत हो गया। रचना के संदर्भ में अंधड़ विचारों की संवेदना एवं प्रेरणा का स्रोत है, बिल्कुल सत्य है।
आगे देखो जरा, महादेवी वर्मा क्या थे भैया? छायावाद की प्रगतिवाद, तो छायावाद के कवि थे। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहां से शुरू हुई? इंदौर के मिशन स्कूल से। कहां से? इंदौर के मिशन स्कूल से। रश्मि निहार नीरजा किसके भैया? गद्य संकलन, काव्य संकलन, तो ये हो जाएगा काव्य संकलन। श्रृंखलन की कड़ियां बताओ भाई साहब। निबंध संग्रह। क्या? निबंध संग्रह है। भक्तिन महादेवी का प्रसिद्ध क्या है? आपका संस्मरण रेखा चित्र। क्या है? संस्मरण रेखा चित्र। ओके, चलिए आगे देखो मेरे बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? कब हुआ भैया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1907 को। 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1907 को। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी है। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक कविताओं की भाषा क्या है प्यारे बच्चों? आपको बताना है, तो ब्रजभाषा है। क्या है? ब्रजभाषा है। 1943 में कवयित्री महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया था, तो मंगल प्रसाद पुरस्कार से। किससे? मंगल प्रसाद पुरस्कार से। मंगला प्रसाद पुरस्कार से। भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? तो गृहस्थ एवं बैरागी थी। कैसी थी? गृहस्थ एवं बैरागी। देखो, उचित शब्दों के आधार रिक्त स्थान पूरे। जैनेन्द्र कुमार कैसे थे भैया? एक मनोवैज्ञानिक कथाकार है। जैनेन्द्र कुमार कैसे थे? एक मनोवैज्ञानिक कथाकार है। परख, सुनीता, त्यागपत्र एवं कल्याणी बताओ क्या था? उपन्यास है। जैनेन्द्र की भाषा कैसी थी मेरे बच्चों? दो रूप में दिखाई देती है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण क्या है? निबंध है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान किससे होती थी? गंभीर चिंतक से। किससे? गंभीर चिंतक से। लोक संयमी भी होते हैं, यह वाक्य औपचारिक वाक्य है, बिल्कुल सत्य है। बाजार में एक जादू, यह एक अनौपचारिक वाक्य है, गलत है, ये औपचारिक है, तो असत्य है। महिमा में कायल हूं, यह वाक्य अनौपचारिक है, बिल्कुल सत्य है। बाजार की शैतान का जाल वाक्य अनौपचारिक है, बिल्कुल सत्य है। बाजार दर्शन के व्याख्यात्मक विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है, बिल्कुल कथन सत्य है। आगे देखिएगा, यहां पर फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 4 मार्च 1921 में हुआ था। कब? 4 मार्च 1921 में सिराही हिंगना बिहार में हुआ था। मैला आंचल प्रसिद्ध है किस कृति के लिए प्यारे बच्चों? तो उपन्यास के लिए। किसके लिए? उपन्यास के लिए। पहलवान की ढोलक की रचनाकार कौन है भैया? तो आप बता दो, फणीश्वर नाथ रेणु है। पहलवान के ढोलक की रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। रेणु रचनावली को खंडों में विभाजित किया गया है, तो 4 खंडों में, सॉरी 5 खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में? 5 खंडों में। शेर के बच्चे का असल नाम क्या है? तो चांद सिंह। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह है। एक बार यदि पढ़ के जा रहे हो तो मैं डेफिनेट कहता हूं कि बहुत कुछ आपसे बनेगा। बस आप फास्ट रिवीजन के नाम से ये वीडियो बन रहा है बच्चों, फास्ट रिवीजन करो एमपी बोर्ड के सभी बच्चों। लुट्टन के माता पिता कितनी उम्र में चल बसे? 9 वर्ष की उम्र में लुट्टन के माता पिता छोड़कर चले गए। लुट्टन का खान पान कैसा था? 2 सेर रसगुल्ला, 8-10 पान की गिलोरियां। चांद सिंह ने लुट्टन पर कैसे वार किया था? पहले मुस्कुराया और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु को किस प्रकार सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फणीश्वर नाथ रेणु किस परिवेश को लेकर पहलवान की ढोलक लिखी? ग्रामीण परिवेश। किससे? ग्रामीण परिवेश। इसके बाद यहां पर देखो भाई साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित सीरीज के फूल लेखक क्या है भैया? कल्पलता है। ठीक है, कल्पलता। बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेखा पुनर्नवा एवं अमान दास का पोथा क्या है? तो ये उपन्यास है, उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिला? पद्म भूषण मिला। क्या मिला? पद्म भूषण मिला। सीरीज का फूल बताओ किस की भांति है? संसारिक बंधनों, विषय वासनाओं के ऊपर हुआ सन्यासी या भौतिकी अवधारणा, तो ये हो जाएगा सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं के ऊपर उठा हुआ सन्यासी। अनासक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो विषय भोग से ऊपर उठा हुआ निर्लिप्त। सत्य असत्य बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भाषा परमार्जिक खड़ी बोली है, बिल्कुल सत्य है। द्विवेदी जी ने निबंधों को दार्शनिक तत्वों की प्रधानता की है, बिल्कुल सत्य है। सीरीज के फूल एक ललित निबंधों की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सत्य है। और आपका ये हो जाएगा असत्य, बिल्कुल तीसरा चौथा हो जाएगा। सीरीज वास्तव में अवधूत, हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि धूप विषम परिस्थिति में भी मतलब जो आपका सीरीज का फूल होता है वो खिलता है। सरस्वती पत्रिका संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बिल्कुल गलत है, ये असत्य हो जाएगा। आगे देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ भैया? तो 14 अप्रैल को हुआ 1891 में। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में इन्हें किस उपाधि से दिया गया भैया? तो कौन सा उपाधि था इसका? तो पीएचडी। क्या? पीएचडी। शोषित वर्ग या शोषक वर्ग बताओ? तो शोषित वर्ग उद्धारक के समर्थक थे। कौन से वर्ग? शोषित वर्ग उद्धारक के समर्थक थे। बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर को किस सम्मान से मतलब किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से। किससे? भारत रत्न से। जाति प्रथा मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, जीवन भर
एक पैसे में बांध देती है। इसके बाद सही जोड़ी बताना प्यारे बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय चिंतकों में से एक थे। बोधिसत्व इसका हो जाएगा सम्मान है, ठीक है। मूक नायक का हो जाएगा रचना। और यहाँ पर कोलंबिया अमेरिका ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी। शोषित वर्ग के उद्धारक कौन है भैया? यहाँ पर समर्थक हैं, शोषित वर्ग के उद्धार के समर्थक है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ पर सही विकल्प चुनना है प्यारे बच्चों। इस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर को पहुंचने का विचार निरूपित किया। बताओ किस शाखा कवि? तो इसका हो जाएगा प्रेम मार्गी। प्रेम से प्रेम मार्गी, ऐसे याद करो, प्रेम से प्रेम मार्गी। इस धारा के कवियों ने परमात्मा को निराकार रूप से माना, निराकार माना। किसने माना भैया? तो दूसरे का निर्गुण वाला ही निराकार कौन मानेगा? जो निर्गुण होगा, बिल्कुल, मतलब निर्गुण भक्ति था। सगुण मतलब आकार मानेगा, निर्गुण यानी आकार नहीं मानेगा। इस भक्ति के कवियों ने ईश्वर को साकार रूप से माना। किसने माना? तो सगुण, भैया सगुण साकार मानेगा, निर्गुण निराकार मानेगा। इस शाखा के कवियों ने राम को, भैया राम भक्ति शाखा के ही कवि राम को मानेंगे। सिंपल है, राम भक्ति शाखा राम को मानेंगे, ऐसे याद करो फटाफट। इस शाखा कवियों ने कृष्ण को, तो कृष्ण भक्ति शाखा क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति शाखा। आदिकालीन काव्य की भाषा क्या थी? तो आदिकालीन काव्य की टिंगल पिंगल भाषा थी। क्या? टिंगल पिंगल। आदिकालीन काव्य की भाषा टिंगल पिंगल थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णयुग किसे कहा गया? स्वर्णयुग भक्तिकाल को कहा गया। स्वर्णयुग किसे कहा गया? भक्तिकाल को कहा गया। इसके बाद देखिए भक्तकालीन साहित्य में बताओ भैया, भावना की प्रधानता थी क्या? भक्ति की प्रधानता थी। भक्तिकालीन की कविता की सगुण भक्ति धारा और बताओ क्या होगा? निर्गुण भक्ति धारा। दो ऑप्शन होना चाहिए, सगुण, इसके बाद यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा में विभाजित हो गई, सगुण और निर्गुण, ठीक है। भक्ति काल में सामाजिक या आर्थिक, बताओ धार्मिक, तो धार्मिक चिंतन की प्रधानता है। भक्ति काल में धार्मिक चिंतन की प्रधानता है। भक्ति काल के काव्य में बताओ रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। भक्ति काल के काव्य में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। निर्गुण भक्ति धारा के मुख्य शाखाएं कितने हैं? तो 2 हैं। निर्गुण भक्ति धारा के 2 हैं, ठीक है। चलिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है भाई? तो कबीर हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है इसमें? तो जयसी हैं। राम भक्ति शाखा कौन भैया? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा तो भैया सूरदास। और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना तो ये ज्ञान मार्गी शाखाएं हैं। बिल्कुल आप लोग तैयार कर लो भैया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अनेक शब्दों में एक शब्द फटाफट यहाँ पर चर्चा करते हैं। 2 मिनट का समय लगेगा भाई साहब, 2 मिनट। जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहते हैं। जिसके कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसे कोई देखा न जा सके अदृश्य। जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। जो संतुष्ट न हो असंतुष्ट। जिसे कोई जीत ना सके अजेय। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी बोलते हैं। जिसका अंत ना हो अनंत बोलते हैं। थोड़ा भोजन करने वाला अल्पभोजी कहलाता है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो दूसरों पर ईर्ष्या रखता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई नाथ ना हो तो अनाथ होता है। 4 मास का समूह चौमासा कहलाता है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके अनमोल होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है। जल से उत्पन्न होने वाला जलज, ठीक है। जिसे इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। संध्या के बाद और रात के पहले का समय झुटपुटा। जो तप करता हो तपस्वी। बड़ी कठिनाइयों को प्राप्त होने वाला दुर्लभ। जो अधिक मुकदमा लड़ता हो मुकदमेबाज। कम बोलने वाला भैया मितभाषी। अधिक बोलने वाला वाचाल। जिसके पति मर गया हो विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। जो शाक का आहार करता हो शाकाहारी। एक ही माता से जन्म लेने वाला संतान सहोदर। जो नष्ट ना हो सके शाश्वत। जो समय के अनुकूल समयानुकूल। जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ है। कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्मवीर या कर्मरत कहते हैं। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धारी। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत कहलाता है। इसको आप लोग तैयार कर लेना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भाई साहब, ऐसे ही आप लोग एक एक नंबर ही कलेक्ट करोगे तब आपके अच्छे अंक आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ भैया? तो 9 अगस्त 1933 को हुआ। सिल्वर बैंडिंग कहानी के प्रमुख पात्र यशोधर पंत है ना के दिन का वर्णन है। बताओ ये 25वें सालगिरह के दिन का वर्णन है। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले कहाँ जाते हैं? तो बिड़ला मंदिर जाते हैं। सब्स्टिट्यूट शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? चौथे का बताओ। विकल्प। सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प। दिन मान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन कब हुआ? तो 30 मार्च। कब हुआ? 30 मार्च 2006 में हुआ था। इसके बाद सत्य असत्य कथन देखना है। यह घड़ी मुझे शादी से मिली है। हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। बिल्कुल ये कथन क्या है? सत्य है। सिल्वर बैंडिंग का उत्सव विवाह 25 वर्ष मनाया गया था। बिल्कुल सत्य है। बदतमीजी का शाब्दिक अर्थ शिष्ट व्यवहार गलत है। बदतमीजी मतलब सही बात नहीं करना। श्री मनोहर श्यामजी जोशी साहित्य अकादमी सम्मानित। बिल्कुल सत्य है। मनोहर श्यामजी जोशी हम लोग बुनियाद मुंगेर लाल के हसीन सपने हमराही एवं जमीन आसमान जैसी धारावाहिक लिखे। बिल्कुल कथन सत्य है।
आगे देखिए, अनंत यादव का पूरा नाम बताओ भैया। अनंत रतन यादव। अनंत यादव किस लिए प्रसिद्ध थे? तो मराठी के क्षेत्र में विख्यात साहित्यकार थे। जूझ गद्य की विधा के अंतर्गत बताओ क्या है भैया? कहानी आती है। कहानी जूझ एक क्या है? एक ग्रामीण किसान के शिक्षा प्राप्ति के लिए लालायित पुत्र से संघर्ष। पसीना छूटना शाब्दिक अर्थ क्या है? भयभीत होना। पसीना शब्द का शाब्दिक अर्थ है भयभीत होना। चलिए सही जोड़ी बनाइए बच्चा लोग, सही जोड़ी बनाइए। आपका पहला विख्यात साहित्यकार कौन है भैया? तो मराठी भाषा में, ठीक है, कादम्बरी व झांबी रचनाएं हैं। आरोह अवरोह क्या है? तो स्वर को भावानु कम या ज्यादा करना, आरोह अवरोह। कंडे क्या है? कंडे, कंडे पशुओं के गोबर से बनने वाले उपले कंडे कहलाते हैं। उपले ही कंडे हैं। संस्मरण क्या भैया? पुरानी पशुओं के गोबर से बनने, सॉरी, संस्मरण है पुरानी बातों की याद, पुराने बातों की याद संस्मरण है। आगे देखिए, अतीत के दबे पांव सम्मानित है यात्रा वृत्तांत एवं रिपोर्टाज के लिए। ओम थानवी के राजस्थान के जयपुर से निकलने वाली पत्रिका का नाम क्या भैया? इतवारी। सर्क लिटरेरी अवार्ड बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओम थानवी को। ओम थानवी को। 25 फुट सबसे ऊंचे चबूतरे हैं भैया, क्या बताओ जरा? बौद्ध स्तूप। क्या है? बौद्ध स्तूप। अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन काल के अवशेष। क्या? प्राचीन काल के अवशेष। सही जोड़ी बताना है भाई। ओम थामनी तो अतीत से दबे पांव। पत्रकारिता के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। अजारकता का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? तो अशांति या अव्यवस्था अजारकता का शाब्दिक अर्थ है। सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है? सिंधु सभ्यता संबंधित है संपन्न से है। सिंधु घाटी के लोग कला और सूरज में महत्व रखते थे। कला और सूरज में महत्व रखते थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो हटे हुए कोर्स के अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव लगभग आते हैं, इससे बाहर आना ही नहीं है। लगभग 250 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 20 मिनट में आपने कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग ऐसे ही वीडियो पाते रहेंगे प्यारे बच्चों अदर सब्जेक्ट के, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको थोड़ा सा भी मेहनत लगता है यार तो अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।